हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों में अंतर लिखिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अंतर किस प्रकार से लिखा जाता है। एक तरफ आपको क्रम संख्या लिख लेना है, दूसरी तरफ संतृप्त यौगिक तथा तीसरी तरफ आपको असंतृप्त यौगिक लिख लेना है। इसके बाद हम इन तीनों में अंतर करेंगे। यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक, जैसे आपने कभी कपूर को जलते हुए देखा है? जब उसे जलाएंगे ना तो वह नीली ज्वाला के साथ जलता हुआ दिखाई देगा, तो हमका वह संतृप्त यौगिक होता है। यानी संतृप्त यौगिक को जलाने पर क्या होगा ना कि वह नीले धुएं के साथ जलेगा, जबकि यह जो होता है नीले धुएं नहीं, हाँ नीले धुएं के साथ जलता हुआ दिखाई देगा। और जो असंतृप्त यौगिक होगा ना, यह काले धुएं के साथ जलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जो संतृप्त यौगिक होता है ना, इसमें क्या होता है कि संतृप्त यौगिक केवल एक ही होता है। आपने नाम सुना होगा एल्केन का, एल्केन। और आपने सुना होगा कि एल्कीन, एल्काइन। अभी तक तो सबका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन, एल्काइन का आपने नाम सुना होगा। तो एल्केन जो होता है ना, केवल एल्केन ही संतृप्त यौगिक में आता है। एल्केन में केवल एक बंध पाया जाता है, एक आबंध पाया जाता है। एल्कीन में 2 बंध पाया जाता है और एल्काइन में 3 आबंध पाया जाता है। यानी इसमें केवल क्या आ जाएगा, इसमें केवल एक बंध पाया जाएगा, इसमें द्विबंध भी पाया जाएगा, त्रिबंध भी पाया जाएगा। और इसको हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं और इसको एल्कीन तथा एल्काइन के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर इसके उदाहरण को लिख देंगे, एल्केन के उदाहरण को, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन। और हम यहाँ पर एल्कीन तथा एल्काइन का भी एक उदाहरण लिख देंगे, जैसे एथीन, एथाइन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह आपको नहीं लिखना, मैं आपकी जानकारी के लिए बताया हूँ कि ये जब इसका पूर्ण दहन होता है, इसका पूर्ण दहन होने पर नीली ज्वाला के साथ जलता है। ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको अपनी बातों के माध्यम से पहले भी बता चुका था। अब यह असंतृप्त यौगिक क्या है कि जब इसका अपूर्ण दहन होता है, यानी इसका पूर्ण दहन नहीं होता है, इसका अपूर्ण दहन होगा ना तो ये काले धुएं के साथ जलता हुआ दिखाई देगा। इसका अपूर्ण यानी पूरा दहन नहीं होता है। जैसे कि आपने कभी टायर वायर को जलते हुए देखे होंगे ना, तो वह पीली ज्वाला के साथ जलता हुआ दिखाई देगा और काले धुएं के साथ, यानी नीली ज्वाला के साथ। मैं यहाँ पर पीली ज्वाला लिख दे रहा हूँ। इसका अपूर्ण दहन होने पर यह पीली ज्वाला के साथ जलता है। यहाँ पर यह भी कंप्लीट होगी। अब दूसरी पॉइंट है हमारी, मैंने आपको बताया कि इसमें एक बंध पाया जाएगा, क्योंकि जो एल्केन होता है ना, केवल एक ही संतृप्त होता है। और जो 2 होते हैं एल्कीन तथा एल्काइन, ये दोनों क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। संतृप्त केवल एल्केन होता है, यानी इसमें एक बंध पाया जाएगा। यह आपको याद करना पड़ेगा कि एल्केन में कितना बंध पाया जाता है, 1 बंध। और एल्कीन में कितना बंध पाया जाता है? 2 बंध पाया जाता है। और एल्काइन में कितना बंध पाया जाता है? 3 बंध पाया जाता है। यह आपको याद रखेंगे तो आप जब IUPAC का नामांकन करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी इसके द्वारा। इसमें एक बंध पाया जाता है, एकल बंध या फिर एकल बंध पाया जाता है।
और क्या हो जाएगा, इसमें द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों पाया जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर आप क्रम संख्या नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर लिख दिया दोनों के लिए। इसमें द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों पाए जाते हैं। त्रिबंध दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पर भी यह कंप्लीट हो गया। अब तीसरी पॉइंट है हमारी, जैसे कि जब इसमें एकल बंध पाया जाएगा तो एल्केन में होगा, तो इसे एल्केन के नाम से जाना जाता है, और असंतृप्त यौगिकों को एल्कीन तथा एल्काइन के नाम से जाना जाता है। इसे एल्केन के नाम से जाना जाता है। इसे एल्कीन तथा एल्काइन के नाम से जाना जाता है। हम लोग क्या लिख देंगे कि चौथी पॉइंट को बनाने के लिए हम लोग एल्केन का उदाहरण लिख देंगे, एल्कीन तथा एल्काइन का उदाहरण इसके नीचे लिख देंगे। चौथी पॉइंट में उदाहरण अब लिखेंगे। आप याद रखिएगा कि जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, मैं बगल में लिख दे रहा हूं इसके, एल्केन का सामान्य सूत्र कुछ भी लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों को याद रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। आप लोग जब IUPAC का नामकरण करेंगे तो ये सभी जो है ना काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होंगी। एल्केन का सामान्य सूत्र मैं लिख दे रहा हूं, एल्केन। इसके द्वारा यदि आपको देखिए यहाँ पर अंत में आप लोग पढ़ रहे हैं तो एल्केन, एन यानी जहां पर भी एन आ जाए वह आपको एल्केन समूह का दिखाई देगा। यानी आप लोग केवल इतना ध्यान रखिएगा कि जिस यौगिक के अंत में एन आ जाए वह किस समूह का होगा, एल्केन समूह का यौगिक होगा। मैं यहाँ पर लिख दे एन, जहां पर भी आपको एन दिखाई दे दे, जैसे CnH2n+2 यानी इसका सामान्य सूत्र होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, मेथ पहले पर है, यानी एक n जो है ना यह किस स्थान पर उसकी संख्या है, तो n की जगह 1 रखेंगे तो C 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी CH4 हो जाएगा। मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। यदि मैं इसी प्रकार पूछ दूं आपसे एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो एथेन एथ द्वितीय नंबर पर आता है एथ, तो हम लोग n की जगह 2 रखेंगे, यानी C2H4+2 यानी C2H6 हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, एथेन के लिए हम लोग बोलेंगे। तो इसी प्रकार करना है कि जैसे कि मेथेन यानी इसके अंत में क्या आया है, एन आया है, यानी इससे स्पष्ट होता है कि ये एल्केन समूह का है। एन आपको जहां पर भी अंत में दिख जाए वह एल्केन समूह का क्या होगा, यौगिक होगा। अब इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अब एथेन यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि जो इसके अंत में एथेन एन आया है, यानी हम लोग यहाँ पर द्वितीय नंबर पर एथ आता है तो 2 रखेंगे, C2H6 हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी करके बता चुका है, C2H6। अब इसके उदाहरण में हम लोग देखते हैं।
आप लोग ठीक से चौथे लेसन को पढ़े ना तो काफी ज्यादा आसान है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा यदि आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो। एकदम जैसे कि बहुत इजी है ये चौथा लेसन, केवल समझ में आएगा तो। उदाहरण, अब मैं यदि यहाँ पर एल्कीन यानी इस जहां पर भी आपको अंत में इन दिख जाए, इन वह एल्कीन समूह का होगा, और जहां पर आइन आपको किसी यौगिक के अंत में दिख जाए वह एल्काइन समूह का होगा। ई यानी एन दिख जाए तो एल्केन का होगा, यदि इन दिख जाए तो एल्कीन का होगा, आइन दिख जाए तो एल्काइन का होगा। याद रखिएगा ये तीनों। अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का CnH2n, CnH2n होता है, और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि मैं एल्कीन यहाँ पर है, यदि इसके जगह मैं एथीन लूं तो एथीन लूंगा तो क्या हो जाएगा, एथीन द्वितीय नंबर पर आता है यानी यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, C2H4 हो जाएगा एथीन का सूत्र। C2H4। अब मैं एथाइन को लूं, एथाइन, आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंत में आइन आ रहा है यानी इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो यह एथ कितने नंबर पर आता है, द्वितीय नंबर पर आता है यानी n की जगह 2 रखने पर C2H4-2 C2H2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 रखें तो क्या हो जाएगा, C-2 C2H4 में से 2 रहा, C2H2 हो जाएगा, C2H2 आदि। यहाँ पर यह कंप्लीट हो गया। यह आपको नहीं नोट करना है, जितना भी जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके बताया ये सब बेसिक चीजें थी। यदि आप लोगों को आ गया तो काफी ज्यादा ठीक है, तो मैं आपको जब IUPAC का नामांकन सिखाऊंगा तब आपको मैं ये बता दूंगा। मैं कुछ ही दिनों में एक वीडियो लाने वाला हूं जिस पर मैं यह बताऊंगा किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपियों को लिखना है। बिल्कुल जिस तरह से बताऊंगा उसी तरह से लिख कर आइएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों में अंतर लिखिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि इसका पूर्ण दहन होने पर यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, और इसमें एकल बंध पाया जाता है, इसका अपूर्ण दहन होता है जब यह पीली ज्वाला के साथ जलता है, और इसमें द्विबंध तथा त्रिबंध पाए जाते हैं क्योंकि इसमें एल्कीन तथा एल्काइन समूह के लोग आते हैं यानी एल्काइन समूह के यौगिक आते हैं। इसमें इसे एल्कीन के नाम से जाना जाता है, इसे एल्कीन तथा एल्काइन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण को मैंने लिख दिया। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।